Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. First of all, sorry for this delay. अब इस वीडियो में हमने जो एजुकेशन पेपर था 2018 में जो अभी जुलाई में हुआ है उसके क्वेश्चन नंबर 77 to 81 कवर किए हैं जो कि बेसिकली स्टैट्स और रिसर्च से रिलेटेड हैं. Question number 77. If the deviation of a score from the mean is given as 10 and standard deviation as 5, what will be the t-score for concerned raw score? यहाँ पर हमें दे रखा है कि अगर डेविएशन ऑफ अ स्कोर किसी भी स्कोर का उसके मीन से डेविएशन 10 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 है, तो जो टी स्कोर है वो क्या होगा उस स्कोर के लिए. तो पहले हम इसका जो टी स्कोर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, टी एंड जेड में क्या रिलेशन होता है वो समझना पड़ेगा. देखिए, जो टी स्कोर और जेड स्कोर होता है उसके बीच में रिलेशन समझने के लिए हमें इसको इस एनपीसी के थ्रू समझना होगा. ये हमारा जो है ये जेड स्कोर, ये हमारा एनपीसी का जो कर्व है वो ड्रॉ हो रहा है और इसके जो जेड स्कोर्स हैं वो हमने यहाँ दे रखे हैं -5 सिग्मा, -4 सिग्मा, -3 सिग्मा, -2 सिग्मा एंड -1 सिग्मा. और यहाँ जो सेंटर में होता है वो हमारा होता है 0 सिग्मा. ये हमारा बेसिकली मीन को शो करता है जो सेंटर होता है एनपीसी का. और इसके राइट साइड में सारे प्लस हैं जो कि 1 सिग्मा से आगे बढ़ते जा रहे हैं. अब सिमिलरली जो टी स्कोर है वो हमारा 0 to 100 तक रहता है. अगर -5 सिग्मा और +5 सिग्मा के रेंज की बात करें टी जेड स्कोर की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 to 100 तक हम इसका डेविएशन करते हैं, इसको जो टी स्कोर रहता है उसको. अब हमने कहा जो यहाँ पर हमारा एम है वो हमारा मीन है और हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था, इफ़ द डेविएशन ऑफ ए स्कोर फ्रॉम द मीन इज गिवन एज 10, कि जो डेविएशन है वो हमें 10 दे रखा है कि मीन से 10 डेविएशन है, तो या तो -10 m-10 होगा या m+10 होगा. और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है हमको यहाँ पर 5. तो जो टी स्कोर है वो बताना है. तो देखिए यहाँ पर हमारा m-10 या m+10 हमने बताया ही होगा. अब हमारा जो फॉर्मूला होता है टी को कैलकुलेट करने का वो होता है 10z + 50. ये हम आपको पहले भी एक वीडियो में इसका क्लियर बता चुके हैं. और z = 2 हमारा है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जो m से डेविएशन है, मीन से जो डेविएशन हमने 10 बताया, तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है 2 सिग्मा और यहाँ पे 2 सिग्मा. ये हमारी z वैल्यू है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस. तो हम z को अपना 2 कंसीडर करके चलते हैं. तो हमारी t की जो वैल्यू आएगी, बस हमें z की जगह +-2 रखना है. प्लस माइनस इसलिए क्योंकि माइनस भी है और प्लस भी है, दोनों वैल्यूज़ लेकर चलेंगे. तो देखिए 10 × +-2 हमने किया तो 2 × 20 तो आ जाएगा प्लस माइनस में और प्लस का 50 रह गया. अब हम इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमने इसको प्लस किया, जो 20 है उसको प्लस का 20 माना, तो वो 50 में प्लस हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 70. बट अगर हमने 20 को नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करी, यहाँ दोनों है ना प्लस माइनस, तो इसलिए अगर हमने नेगेटिव उसमें से कंसीडर किया तो 50 में से 20 माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर हमारा 70, क्योंकि यहाँ पर इस ऑप्शन में हमें यहाँ पे 30 आंसर नहीं दे रखा है. तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा 70. कि जो व्हाट विल बी द टी स्कोर फॉर कंसर्न रॉ स्कोर, कि कंसर्न रॉ स्कोर के लिए जो टी स्कोर है वो कितना हो गया हमारा, 70 हो गया. क्वेश्चन नंबर 78. यह हमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दे रखी है, सेट 1 सेट 2. सेट 1 में जो है वो कैटेगरीज ऑफ टेस्ट है, कुछ डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हमें सेट 1 में दे रखे हैं. वहीं जो सेट 2 में है उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है. तो देखिए जो फर्स्ट है मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज टेस्ट. बेसिकली ये होते क्या है, कोई जो भी टेस्ट बनाया है हमने उसे स्टैंडर्डाइज बना दिया, काफ़ी सारे पॉपुलेशन पे उसे ट्राई करके देखा और मतलब काफ़ी सारे सैम्पल्स पे उसे ट्राई करके देखा. अब हमने स्टैंडर्डाइज उसके जो भी नॉर्म्स वगैरह आए थे उनको स्टैंडर्डाइज ऐसे कर दिया कि अब हम उसे किसी पर भी अप्लाई करें, जो भी डिफाइंड पॉपुलेशन है अगर उस पर अप्लाई करें तो उसके रिजल्ट सेम आएंगे. वो होता है हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट. यहाँ पर डिफाइंड पॉपुलेशन का मतलब ये है कि अगर हमने 10th के बच्चों पे अप्लाई किया है या एक फिक्स्ड एज ग्रुप के बच्चों पे अप्लाई किया है तो उसके रिजल्ट का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसको जो इंटरप्रिटेट करेंगे. जैसे अगर मान लीजिए कोई इंटेलिजेंस टेस्ट है जो स्टैंडर्डाइज है, उसमें अगर उस किसी भी स्टूडेंट के 10th क्लास के अकॉर्डिंग वो बना हुआ है और किसी 10th क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स उसमें 104 आ रहे हैं समथिंग, तो अगर उस टेस्ट के अकॉर्डिंग 104
जो एवरेज है, मतलब 100 से 110 तक लाने वाला जो बच्चा है वो अबव एवरेज है, तो हम उस बच्चे को कहेंगे अबव एवरेज। ये हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट की कुछ क्वालिटी होती है। दूसरा जो है यहाँ पर वो हमारा है नॉर्म्ड रेफरेंस टेस्ट, यानी कि मानक संदर्भित परीक्षण। इसमें क्या होता है, कुछ नॉर्म्स डिफाइन कर दी जाती हैं। अब नॉर्म्स किसके बेसिस पे डिफाइन करी जाती हैं, जिस जिस ग्रुप पे हमने अपना टेस्ट लिया है उस ग्रुप के बेसिस पे हम अपनी सारी नॉर्म्स जो है वो डिफाइन कर देते हैं। नॉर्म्स हमेशा जो जिस पॉपुलेशन पे हमने टेस्ट अप्लाई किया है उसी पॉपुलेशन के बेसिस पे हमारी होती है, और वो चेंज होती रहती है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हमने एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों के ग्रुप पर टेस्ट कोई लिया, कोई इंटेलिजेंट टेस्ट या कोई भी अचीवमेंट टेस्ट, तो वहाँ हमारी नॉर्म्स फ़र्क होंगी कंपैरेटिव टू अगर हमने लेस एवरेज बच्चों के, मतलब जो अब बिलो एवरेज जो बच्चे हैं, अगर उन पर कोई टेस्ट अप्लाई किया उनके कंपैरेटिव वहाँ हमारी नॉर्म्स चेंज हो जाएंगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये किसी ना किसी चीज़ का निदान करता है। मतलब पहले तो बच्चे को, जैसे मैथ्स का अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट है तो बच्चे को किस किस कॉन्सेप्ट में उसको प्रॉब्लम है वो चीज़ फाइंड आउट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 3+0 का आंसर अगर बच्चा 0 लिख रहा है तो इसका मतलब उसको 0 का एडिशन नहीं आता है। ऐसी चीज़ें कुछ फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, कि जो पहले डायग्नोस करना, मतलब चीज़ को पता करना कि क्या है कमी और फिर उसका निदान करना, तो वो हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं कि जब भी जो टेस्ट बनाने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं वो पहले से कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करके रखते हैं कि ये क्राइटेरिया हमारा फिक्स्ड है। अब चाहे वो टेस्ट हम अबव एवरेज पे अप्लाई करें चाहे लोअर एवरेज पे अप्लाई करें, उसका अगर उस बेसिक जो लिमिट है उसके अंदर अगर बच्चे का जो भी आंसर है, जो उनका मार्क्स है वो आए, तब हम कहेंगे कि बच्चा इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है। और ये क्राइटेरिया हर पॉपुलेशन के लिए फिक्स रहता है, कभी इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। पहला है जो सेट 2 में है, डेवलप्ड बाय टीचर फॉर लोकल पर्पस टू मेजर अचीवमेंट, कि ये लोकल पर्पस के लिए जो बच्चों का अचीवमेंट मेज़र करने के लिए पता किया जाता है। तो आप सोचिए इसमें से कौन सा ऐसा हो सकता है। अब हम सेकंड देखते हैं, यूज्ड फॉर कंपेयरिंग इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेटिव पोजीशन। यहाँ पर जो रिलेटिव पोजीशन की बात करी गई है तो वो हमारा कौन सा होगा, अभी हमने बताया था नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम हमेशा रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं। तो अब देखिए बी का हमारा ऑप्शन मिला सेकंड, तो केवल सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही है, तो इसका मतलब हम केवल 2 को अपना जो आंसर है वो करेक्ट आंसर मान सकते हैं। पर हमें क्योंकि और किसी में ऑप्शन नहीं मिल रहा, पर ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, अब हम आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी हम एक बार अगर टाइम है तो बाकी के भी आंसर देख सकते हैं। जैसे थर्ड है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट फॉर फर्दर हेल्प, आगे की हेल्प की सहायता के लिए छात्रों के मजबूत पक्ष और कमज़ोर पक्ष का विश्लेषण करना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया जो थर्ड वाले के लिए होगा, ये ऑप्शन भी सही है हमारा। अब नेक्स्ट देखिए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है, डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट एडमिनिस्टर्ड एंड स्कोर्ड बाय यूजिंग अ ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर, विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। पहली चीज़ वस्तुनिष्ठ विधि होती है, उसका प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है और प्राप्तांक लिए जाते हैं। तो ये जो हमारा है, ये हमारा जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हमने अभी समझाया था उससे इसके क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं। और जो नेक्स्ट है तो ये हमारा ए का हो गया फोर्थ। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, रॉ स्कोर्स आर कंपेयर्ड विद सम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। जो रॉ स्कोर्स हैं वो कंपेयर किए जाते हैं कुछ पहले से डिफाइन स्टैंडर्ड्स के साथ में। हमने अभी आपको क्राइटेरिया का बताया था कि पहले से हम क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं, तो इसका डी का जो ऑप्शन है वो हमारा होगा ऑप्शन 5। अब देखिए जो फर्स्ट था, डेवलप बाय टीचर फॉर लोकल पर्पस टू मेजर अचीवमेंट, ये नॉर्मली हमारा जो अचीवमेंट टेस्ट होता है फर्स्ट वाला, ये उसका आंसर था। बाकी सारे हमारे आंसर यहाँ पर मिल चुके हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो सेट होगा वो होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 79, अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 50 आइटम्स। यहाँ पर दे रखा है कि एक मल्टीपल चॉइस है, उसमें 50 आइटम दे रखे हैं। द डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ आइटम्स वेरी इन नैरो रेंज, और जो डिफिकल्टी वैल्यू है आइटम्स की वो एक नैरो रेंज में वेरी करती है, जो कि है 0.48। द टेस्ट गिव अ वेरिएंस, उसका टेस्ट का वेरिएंस है जो 81 आ रहा है जब उसे एडमिनिस्टर किया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पर। अब हमें पता करना है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट क्या होगा वो। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी फाइंड आउट कर लिया नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे, के से पता कर लिया 50, एवरेज डिफिकल्टी जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 0.48, वेरिएंस 81, और हमें पता क्या करना है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट पता करना है।
तो जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा का, ये बेसिकली KR21 फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब जो डिफ़िकल्टी वैल्यूज़ होती हैं वो लगभग समान होती हैं पूरे टेस्ट आइटम्स की। तो यहाँ पे K जो हमारा है वो है नंबर ऑफ़ आइटम्स, और जो M है वो मीन है, और जो हमारा यहाँ पर जो K है वो नंबर ऑफ़ आइटम्स अभी हमने बताया, M अगेन मीन, जो VAR या वेरिएंस है हमारा, इसकी सभी की वैल्यू हमारे पास है। बस जो M है यानी कि मीन, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं दे रखी है, हमें दे रखा है एवरेज ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल। कुछ स्टूडेंट के जो आंसर्स हैं वो इसीलिए गलत हो गए हैं क्योंकि उन्होंने इसी को अपना मीन मान के आंसर कैलकुलेट कर लिया है। अब हम मीन यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हमारे आए हैं 50, जो दे रखे हैं कि 50 नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, उसको जो एवरेज डिफ़िकल्टी लेवल है सभी का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा मीन आ जाएगा 24, वो हमारा मीन इस क्वेश्चन के लिए होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए K की जगह और सारी वैल्यूज़ रख देंगे जो K, M और वेरिएंस। अब हम देखिए 50 अपॉन 50 माइनस 1, तो यहाँ पर 49 आ गया, 50 माइनस 24 26 आ गया, और फर्दर इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की बजाय नीचे वाली वैल्यू को आप ऐसे ही लिखे रहने देंगे, ईजी टू सॉल्व होगा ये आपके लिए। 50 इंटू 81, ये 1 जो है यहाँ पर एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा इसमें, और माइनस 624 जो कि 24 और 26 का मल्टीप्लाई करके 624 आ रहा है। अब फिर से हम इसको 50 इंटू 81 किया तो 4050 हमारे पास वैल्यू आया, माइनस 64। अब क्या करेंगे, यहीं पर हम 50 से 50 को काट देंगे, और 4050 माइनस 64 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3426, और अपॉन में 49 इंटू 81, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.86, तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 80, द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट वॉज फाउंड टू बी 67। एक टेस्ट में जो परसेंटाइल रैंक थी स्टूडेंट की वो कितनी आई, 67 पाई गई। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी हमने आपको एक और वीडियो में ये बताया था कि हम जो परसेंटाइल रैंक होता है एनपीसी पर, और किसके क्या डिवीज़न रहते हैं, 0 to 1 सिग्मा कितना परसेंटेज जो पॉपुलेशन है वो लाई करती है, ये सब हमने आपको बताया था। इसकी लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप उस पर जाके इसको देख सकते हैं। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने नीचे वैल्यूज़ लिख रखी हैं रेड से, ये सारे हमारे परसेंटाइल्स हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट आते हैं स्टूडेंट, 0.13। यहाँ से -2 सिग्मा तक कितने परसेंट आ रहे हैं, 2.27 पॉपुलेशन लाई कर रही है। यहाँ से मतलब लेफ़्ट साइड से राइट -1 सिग्मा तक हमारी 15.87 लाई कर रही है। ऐसे ही जो हाफ लेफ्ट है उसमें हमारी 50% पॉपुलेशन लाई करती है, और उसी के अकॉर्डिंग ये आगे लगातार बढ़ता जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि 67% पॉपुलेशन लाई कर रही है, तो अप्रॉक्स 67 हमारा इनके बीच में होगा, यहाँ पर कहीं पे 50 to 84 के बीच में ही हमारा 67 लाई करेगा। और पूछा है कि 67% जो पॉपुलेशन लाई कर रही है, तो इसका मतलब किसी के 67 परसेंटाइल जो मार्क्स आए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस 67 से नीचे हम क्या कहेंगे, उस 67 परसेंटाइल से नीचे हम कहेंगे कि उससे नीचे 67% पॉपुलेशन लाई हमारी कर रही है, क्योंकि जो ये 67 हमारा यहाँ पर था उससे नीचे की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, 67% हो गई। तो इसलिए हम सीधी सी बात कहेंगे कि अगर किसी बच्चे के किसी टेस्ट में 67 परसेंटाइल शो कर रहे हैं, तो उस स्टूडेंट से नीचे जो भी टेस्ट में जितने भी बच्चे टेस्ट में बैठे थे उनका 67% लाई करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, 67% स्टूडेंट स्कोर बिलो हिज स्कोर। उस बच्चे के स्कोर से जो कम स्कोर्स आए वो इतने बच्चे थे, 67% बच्चों के स्कोर उस बच्चे के स्कोर से कम आए। क्वेश्चन नंबर 81, अ टेस्ट हैविंग 20 आइटम्स हैज अ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट 0.60। एक टेस्ट में हमारे पास 20 आइटम्स हैं और उसका जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आया है वो आया है 0.60। इफ़ 80 मोर सिमिलर आइटम्स आर एडेड, अगर हमने उसमें 80 और आइटम्स ऐड कर दिए, मतलब टोटल कितने आइटम हो गए हमारे पास, 100 आइटम, क्योंकि पहले से 20 तो थे ही, 100 और ऐड कर दिए। तो हमें क्या बताना है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कितना होगा, हमें यहाँ पर ये बताना है। देखिए नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास पहले थे वो थे 20, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट दे रखा है 0.60 उन आइटम्स का, उन 20 आइटम्स का जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट था वो था 0.60। अब हमने और 80 आइटम जब ऐड कर दिए
तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आइटम थे वो कितने हो गए यहाँ पर 100। अब हमें कैलकुलेट करना है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट नए वालों के लिए। तो उसके लिए पहले हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये क्या है, हमने जो n पता किया, हमने यहाँ पर स्प्लिट हाफ मेथड लगाया है। एन आर आई, यहाँ पे जो r है वो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है, n हम जितने भी उसके भाग करते हैं, जितने इक्वल पार्ट्स करते हैं वो है। तो यहाँ इक्वल पार्ट्स पता करने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे 100 थे और हमने उसको 20 पहले जो आइटम्स थे उसका हमें रिलायबिलिटी कोफिशिएंट पता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे कितने पार्ट हो गए पूरे टेस्ट के 5, अगर हमने सिमिलर आइटम्स जो ऐड किए। हम इस जो क्वेश्चन का जो हम बता रहे हैं कि रिलायबिलिटी स्प्लिट हाफ मेथड से करते हैं, इसका और डिटेल हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। अभी आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेशंस को समझ लीजिए। फिर जो हमारे यहाँ पर ये फॉर्मूला है एन आर आई, जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट अपॉन 1 + n-1 इंटू आर आई, ये भी हमारा रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। n की जगह पे 5, क्योंकि हमने हमारा जो मैथ यहाँ पर जो टेस्ट है उसके हमने इक्वल 5 पार्ट्स किए हैं। 100 आइटम्स के 50, 20 आइटम करके 5 भाग कर लिए और एक का जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट था वो रख दिया और कैलकुलेशन करके 5 × 0.6 हमारा 3 आ गया। 5 - 1 किया तो 4 आया। 0.6 में मल्टीप्लाई करा तो 2.4 आ गया। 4 × 0.6 और जब इनको आगे कैलकुलेट किया 3/3.4 एंड फर्दर हमारा आंसर आगे डिवाइड करके 0.88। ये जो आया है हमारे पूरे टेस्ट का रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, 0.88। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो के जो सॉल्यूशन हमने दिया है वो समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको ये समझ में आया है, शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को जिससे और भी स्टूडेंट का फ़ायदा हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।